दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विद्या सिटी में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल था, उसके यूजेस क्या क्या है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या है। ठीक है, कल के वीडियो में हमने बात किया था ग्रुप क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात किए थे। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, यानी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज क्या क्या हमें प्रॉफिट है, इससे लाभ है, और क्या क्या इसकी यूजेज उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसका ये देखेंगे कि इसका बेस जो आधार है, यानी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का, ये चीज मैंने कल भी बताया था कि इसका बेस क्या क्या है। बेस मतलब कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, उसको किसके आधार पर डिवाइड किया गया है। मैंने बताया था कि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, और एक एटॉमिक नंबर में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग है, तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने में काफ़ी सरलता हो गई। पहले से बहुत इजीली हम क्या कर सकते थे, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुणों का अध्ययन सरल। किसके, कौन से गुणों का? तो एलिमेंट्स, जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना अब इजी हो गया। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि सभी जो ग्रुप होते हैं, कल मैंने बताया था कि 7 आवर्त और 18 ग्रुप्स के बारे में मैंने कल बताया था। तो 7 आवर्त हैं तो और 18 ग्रुप्स हैं। तो मैंने बताया था कि एक ही ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो सेम होते थे। जैसे कि पहले ग्रुप का वैलेंसी 1 था, सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी 2 था। तो इस तरीके से समान गुण वाले तत्व एक ही ग्रुप में आते हैं। जैसे वैलेंसी के आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 है मतलब वो ग्रुप 1 में आएगा। और हमको ये चीज एक आसान हो गया पढ़ने में कि ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो वो क्या होंगे, इनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे, यानी एक ही तरह के ये रिएक्ट करेंगे। ये चीजें हमें इजीली हो गई एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि कोबाल्ट और निकिल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, कोबाल्ट और निकिल को लेके था। तो कोबाल्ट और निकिल को अपना जगह सही से मिल गया। क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या दिक्कत थी कि वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखे थे। जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखे थे तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 था और निकिल का एटॉमिक मास 58.7 था। देखा जाए तो कोबाल्ट थोड़ा भारी है निकिल की अपेक्षा, निकिल थोड़ा हल्का है। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया गया और निकिल को बाद में रखा गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? जबकि होना तो पहले निकिल को चाहिए, फिर कोबाल्ट को होना चाहिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखे थे, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे रखे थे। लेकिन यहाँ कोबाल्ट और निकिल को लेके गड़बड़ हो गई थी। बट ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अब कोबाल्ट और निकिल अपने अपने सही जगह पे एडजस्ट हो गए। मीन्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये वाला पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर है 27 है और निकिल की एटॉमिक नंबर 28 है। तो ये देखिए, ये सही से इसका क्रम क्या हो गया, सही से बैठ गया, यानी कोबाल्ट पहले और निकिल बाद में आया, मीन्स सही है। जबकि मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये गलत हो गई थी, सिस्टम गड़बड़ हो गया था। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल को इजीली तरीके से डिवाइड किया गया, स्पष्ट विभाजन किया गया। कल ही मैंने बताया था कि ग्रुप 1 से लेके 13 तक है, जो वो सब 12 तक, वो 1 से लेके 12 तक वो सब के सब मेटल है। बाकी सब 13 to 17 तक सब मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है। तो ये तरीके से इजीली विभाजन किया गया है, इजीली डिवाइड किया गया है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में एंड मेटलॉइड के बारे में। इजीली तरीके से हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होने पे रासायनिक गुण समान होते हैं।
यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी भी दो एलिमेंट्स के वैलेंसी यानी सेम है तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो भी सेम होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ग्रुप 1 के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप 2 के 2 है, ग्रुप 3 के 3 है। तो इस तरीके से ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे कि लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, सबका वैलेंसी 1 है, तो इनका वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आवर्त एवं वर्ग के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी आवर्त में यानी पीरियड में यदि हम लेफ्ट से लेकर राइट चलते हैं तो इसमें भी कुछ चेंजिंग होती है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होती है। एंड वर्ग में भी ऊपर से नीचे हम देखेंगे, वर्ग में क्योंकि वर्टिकल लाइन होती है तो ऊपर से नीचे आने पर इसके भी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। तो उसके बारे में अभी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि जब भी हम पीरियड में यानी आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो क्या क्या चेंजिंग आती है, एंड वर्ग में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या क्या चेंजिंग आती है। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी कमियां हैं। तो इसकी कमियां तो ज़्यादा नहीं दिखी, बट ये चीज़ दिखा गया, एक दो चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन का स्पष्ट उचित स्थान नहीं है। हाइड्रोजन को भले ही फर्स्ट वाले ग्रुप में रख दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है ग्रुप वाले फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में क्या है, मेटल है सब के सब, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब मेटल है, और साथ में ये क्षार धातु है, एल्कलाई मेटल है। तो क्या हो जाएगा, क्षार धातु है, तो जबकि ये क्षार धातु हाइड्रोजन नहीं है। तो जब क्षार धातुओं की गणना होगी, कल भी मैंने बताया था, तो हाइड्रोजन को उसमें काउंट नहीं करेंगे। बस हाइड्रोजन को इसलिए ग्रुप 1 में रख दिया गया क्योंकि इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्षार धातुओं के ही समान थे, 1 थे। नहीं तो देखा जाए तो ग्रुप 1 में सब के सब मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड को अलग से नीचे रखा गया है। वैसे तो कल ही बताया था कि ग्रुप कौन से ग्रुप में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को पढ़ते हैं, तो थर्ड में, ग्रुप थर्ड में लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड को पढ़ते हैं, बट जगह न होने की वजह से नीचे की तरफ लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को रखा गया। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट से, अब उसी पीरियड में नहीं है, पीरियड में नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जगह नहीं थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगा। अब बात करेंगे कि आवर्त एवं वर्ग के गुणों में, प्रॉपर्टीज में कैसे चेंजिंग होता है, उसके बारे में बात करें। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन यानी चेंजिंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चेंजिंग होता है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड्स मतलब कि यदि ग्रुप में है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या क्या चेंजिंग हो रही है, और आवर्त में है तो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या क्या चेंजिंग हो रही है, उसी को बोला जाता है ट्रेंड्स। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह जब हम चलते जा रहे हैं तो क्या क्या चेंजिंग हो रही है। ठीक है, संयोजकता, पहला बात करेंगे संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, अभी हमने बताया था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो होता है वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, तो आवर्त में सबसे पहले बात करेंगे कि आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से हम इधर जाते हैं अपने राइट साइड, लेफ्ट से अपने राइट साइड जब हम जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो पहले तो 1 से 4 तक इसकी 1 to 4 तक इसकी वैलेंसी बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर 3 to 1 0 हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, देखिए जैसे पहला बात करते हैं, अब कभी भी वैलेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही होती है। तो 11 है, सोडियम का 11 है, 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 1। अब 1 क्या है इसकी वैलेंसी, यानी सोडियम की वैलेंसी क्या है 1। फिर मैग्नीशियम में ऐसे ही मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2। एल्युमिनियम में एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है 3। फिर सिलिकॉन में इसकी वैलेंसी क्या है 4। फिर इसके बाद फास्फोरस से इसकी वैलेंसी क्या है, अब देखिए यहाँ से इसकी वैलेंसी 5। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 तक तो बढ़ती है, फिर अब यहाँ से गड़बड़ हो जाती है, 5 6 7 8 कैसे होगा इसकी वैलेंसी, ये कैसे घट रही है, क्योंकि आप लोग तो कहेंगे कि ये 5 है 6 है 7 है 8 है, मीन्स ये बढ़ती जा रही है, कहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता।
वैलेंसी के केस में 4 तक तो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए, आउटर मोस्ट अपना जो इसका सेल है, ऑर्बिट है, उसको फुलफिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ जरूरत है, यानी 8 होते हैं पूरा करने के लिए, या तो 2 या तो 8, तो या तो इसको पूरा करने के लिए 4 की जरूरत है, या तो 4 या दूसरे को दे दे, तो ये बराबर आ गया 1 2 3 4। ऐसे ये है 2 8 3 है, या तो इसको 8 बना लीजिए या तो 3 हटा दीजिए। तो 8 बनाने के लिए इसको कितनी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की? 5। तो ये बताइए इनको 5 लेना सही रहेगा या 3 दे देना सही रहेगा? 3 दे देना। ऐसे ही इसको 2 देना सही रहेगा कि 6 लेना सही रहेगा? 8 बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए 6 लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। उससे बढ़िया ये 2 दूसरे को दे देगा। ऐसे ही इसके केस में ये 1 दूसरे को दे देगा, इससे इनके क्या हो जाएंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे। इसी कहेंगे वैलेंसी। बट यहाँ से बात करेंगे फास्फोरस का 2 8 5। अब 5 है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसका ऑर्बिट को पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको ले लीजिए या तो 5 किसी को दे दीजिए। अब क्या इजी रहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना इजी रहेगा या 5 इलेक्ट्रॉन देना सही रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है 3 लेना सही रहेगा, क्योंकि 5 देने से बढ़िया 3 को बुला लीजिए, पूरा हो जाएगा। तो 3 को ये बुला लेगा, तो ये क्या हो जाएगी? देख रहे हैं फिर से ये घट गई। वैलेंसी 4 तक तो बढ़ी है, अब यहाँ की इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। ऐसी इसकी वैलेंसी इसका फुलफिल करने के लिए कितनी जरूरत है, यानी ये एक्सेप्ट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन को? 2। ऐसे ही ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेगा? इसके लिए या तो 7 दे दे, 7 दे दे, या तो 1 ले ले। तो इसको 7 देना सही रहेगा या 1 लेना सही रहेगा? तो सिंपल सी बात है 1 लेना सही रहेगा। तो 1 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। इसी को बोलाते हैं वैलेंसी, ठीक है। यानी 1 से 4 तक तो बढ़ती है, फिर 3 2 1, और इसका तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है, तो इसका वैलेंसी क्या है? 0। देख रहे हैं, यही होगा, ठीक है। अब इसमें समूह में क्या है? ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इसकी वैलेंसी सेम रहती है। मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप पे 2, थर्ड ग्रुप की ऐसे 3 ऐसे हो जाती है। मैंने बताया सोडियम में क्या है, देखिए फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट है, यहाँ से ये सेकंड है। फर्स्ट ग्रुप की सोडियम और पोटेशियम है, ये 2 8 1, 11 के क्या हो जाएगा? 2 8 1, और 19 का 2 8 8 1। इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, सेम है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं, बेरिलियम 4 है, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, यानी इनके वैलेंसी में चेंजिंग नहीं होता है ग्रुप की जब बात करते हैं। अब क्या करेंगे? सेकंड अब चलेंगे कि आवर्त में एंड समूह में, फिर अब उसके एटॉमिक साइज में और एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या एंड परमाणु आकार में क्या क्या चेंजिंग होती है, ठीक है। तो कोई एक जान लेंगे परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, तो उसी से डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज जो होती है वो आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज होती है। अब यहाँ कैसे डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे ऊपर से नीचे चलने पे इंक्रीज हो जाएगी। अब कहेंगे परमाणु आकार क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि परमाणु आकार क्या होता है। तो परमाणु आकार यही होता है इसका सेल, यानी किसी भी एटम्स की नाभिक से, नाभिक मतलब न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके जितने भी ऑर्बिट बनते हैं उसी की डिस्टेंस को बोलते हैं त्रिज्या। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे कि ये हमारा क्या है? गोला है, और इसके सेंटर से लेके और इसके सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सेम ऐसे ही इसमें होता है एटॉमिक साइज में। कोई भी ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जितने भी ये बाहर है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यही होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये इसके सेल होते हैं KLM, ठीक है। तो मान के चलिए ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से लेके हमारा आउटर, मान लीजिए इसी को हम फुलफिल कर रहे हैं 19 को, या सोडियम को कर रहे हैं 2 8 1, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट वाले में, K में, इसमें 8 आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे 1, ठीक है। यानी 3 सेल KLM, 3 सेल की जरूरत पड़ रही है, तो 3 सेल। अब इसके जो न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सबसे सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की डिस्टेंस को ये क्या बोलेंगे?
एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, उसी के रेडियस से इसकी साइज डिपेंड होती है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें कैसे घट रहा है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे, मान लीजिए इसी को ले ले रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट लेके चले, तो ये तो देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये 3 लगभग सब में है, तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन घट भी तो नहीं रहा कैसे। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो आप बहुत बता रही हैं कि घट रहा है, ठीक है, तो कैसे घट रहा है बताते हैं। कभी भी जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम को या मैग्नीशियम को, किसी को भी मैं बता दे रही हूँ। तो सोडियम मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 281 आ रहा है, 281 हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर भी दिया। तो कभी भी जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूक्लियस में। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर जो प्रोटॉन बैठा है इसको अट्रैक्ट करता है। ये जो अंदर का न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों अट्रैक्ट करता है तो इसके जो एटॉमिक रेडियस है, इसकी जो रेडियस है जो सिकुड़ती है, सिंपल सी बात है ना, अट्रैक्ट करेगा तो ये पास में आएगा और ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ता है तो और छोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है मीन्स तो इसके अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, या पूरा कोई ले लीजिए, ये 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18। तो जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, और जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, तो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोनों में, यानी उतनी ही ज्यादा वो पास पास आते जाएंगे। और जितना ही ज्यादा पास पास आएंगे उतना ही ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस कम हो, वो सिकुड़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कम छोटी होती जाएगी। तो देख रहे हैं आप लोग, घटता जा रहा है। पहले तो ये कम है, इसका 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, यानी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या कहाँ पे ज्यादा लगेगा, आर्गन का, और किसका सबसे कम रहेगा, सोडियम का। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम का एटॉमिक जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा या एटॉमिक साइज, और सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा, आर्गन का। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसका एटॉमिक नंबर है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इतनी ज्यादा प्रोटॉन है, दोनों के बीच अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस सिकुड़ जाएगी। अब इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अब कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, तो आइए बात करते हैं कि कैसे बढ़ जाता है। जैसे ये ले लेती हूँ मैं सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं दोनों, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखिए सेम है, तो एक ही ग्रुप के हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो सोडियम का है, अभी मैंने बनाया था कि 281 बनेगा, यहाँ 2 और ये हो गया 1, थोड़ा गलती बन गया 1, ये हो गया। इसके मान लीजिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, इसके न्यूक्लियस में। ऐसे पोटेशियम का ले लेंगे, 19 को बनाएंगे, 2 8 फिर 8 फिर 1, और इसमें हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेल की जरूरत पड़ी, KLM, यहाँ पे 4 सेल की, KLMN, कितने सेल की जरूरत पड़ी, KLM और M, 4 सेल की, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें 3 की जरूरत पड़ी, इसमें 4 की जरूरत पड़ी। तो इसमें कैसे रेडियस बढ़ता है या एटॉमिक साइज बढ़ती है, तो देखिए क्या है कि ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये इसका जो सेल है ये बड़ा है, यानी 4 है, और इसमें 3 है, तो ये प्रोटॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है और ये थोड़ा नजदीक है। अब इसमें अट्रैक्शन ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, सिंपल सी बात है, सोडियम में। पोटेशियम में थोड़ा कम लगेगा, क्यों, इसमें ये नहीं देखेंगे कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये देखेंगे कि ये प्रोटॉन से दूर भी तो होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, प्रोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन दूर भी होता जा रहा है, क्योंकि जितना ही ज्यादा इसका बड़ा सेल होगा, जितना ही ज्यादा बड़ा सेल होगा, प्रोटॉन तो चुपचाप इसके न्यूक्लियस में बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बड़ा बड़ा साइज बनाते जा रहा है।
और जब बड़ा बड़ा साइज ये बनाएगा, बड़ा साइज बनाएगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे दो चुंबक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों जब प्लस और माइनस को जब हम साथ रखते हैं तो नजदीक रहते हैं तो उतना ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, और जब दूर रख देते हैं तो क्या हो जाता है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाती है, कम अट्रैक्ट करता है। लेकिन और दूर रखते हैं तो बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये दूर है वो दूर है, क्योंकि एक रेंज होती है ना दोनों के अट्रैक्शन के बीच, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच। तो यहाँ पे यही चीज है, इनके भी न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस के बीच और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उतना ही क्या हो रहा है, इसकी एटॉमिक ये रेडियस बढ़ती जा रही है, और रेडियस बढ़ती जा रही है तो क्या हो जाएगा, फिर वो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, रेडियस इनका बड़ा हुआ है और एटॉमिक साइज भी बड़ा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें देखिए सब के सब KL3 3 सेल थे सब। इसमें देखिए पहला में 3, फिर इसमें 3 हो गए, ये 4 सेल, और भी करेंगे सब, और भी ग्रुप में जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLM ऐसे भी सेल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा होता जाएगा। जब लंबा होता जाएगा और ये प्रोटॉन चुपचाप न्यूक्लियस में ही है, और इलेक्ट्रॉन अपना डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, तो क्या से फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स तो नहीं लगेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, वो सिकुड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिकुड़ जा रहा था, तो इसीलिए इसकी साइज घट जा रही है, और यहाँ पे नहीं सिकुड़ रहा है, ये भागता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो दूर होता जा रहा है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो इसकी साइज बढ़ती जाएगी। यहाँ से एटॉमिक साइज तो समझ में आई कि एटॉमिक साइज यहाँ पे कैसे घट रहा है और यहाँ कैसे बढ़ रहा है। तो बात करते हैं धात्विक गुण की, धात्विक एंड अधात्विक गुण, यानी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज में जब भी हम आवर्त में, यानी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका धात्विक गुण घटता है, यानी धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है ना कि धात्विक गुण जब उसका मेटलॉइक प्रॉपर्टीज कम होंगे तो नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज अधिक हो जाएंगे। अब कैसे कि मान लीजिए पहला था, पहले ग्रुप में हमने लेते हैं सोडियम, तो सोडियम क्या है, ये धात्विक है, और धात्विक प्रॉपर्टीज कब कहलाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धात्विक प्रॉपर्टीज एंड अधात्विक, यानी मेटलॉइक एंड नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज कब कह सकते हैं। तो मेटल नॉन मेटल वो होता है कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो उसे वो छोड़ करके वो अपने आप को पॉजिटिव बनाता है, और तो वो क्या कहलाता है, मेटल। जैसे सोडियम का था 11, तो क्या हो जाएगा 281। अब क्या हो जाएगा कि जब भी वो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपने जो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब भी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बनेगा Na+, क्या बनेगा, Na+, यानी 2 और Na+ का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस का मतलब यही होता है कि ये धनी है, अमीर है, पैसे वाला है, यानी दूसरे को दे दिया, जिसके पास रहेगा वही तो देगा, और दे दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये पैसे वाला अमीर है, ये दे दिया Na+। ऐसे ही नॉन मेटल क्या हो जाएगा, जो कर्जा ले, यानी इसने तो ये तो कर्जा देने वाला हो गया, कर्ज देने वाला, और ये ऋण लेने वाला हो जाएगा, कौन, नॉन मेटल। कौन, नॉन मेटल। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है 17, क्या है 287। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, और इसको अपना लास्ट वाला ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कि ये 7 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये दूसरे से मांगेगा, किससे मांगेगा, जैसे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा था तो सोडियम से ही मांग लेगा, तो एक इससे ले लेगा, तो जब ये ले रहा है दूसरे से तो ये ऋणी हो गया, यानी कर्जदार हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये Cl-। ठीक है, यानी ये हो गया मेटलॉइक और ये हो गया नॉन मेटलॉइक। तो देख रहे हैं कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल, ये क्या पढ़ता है, ये किस पीरियड में पढ़ता है, 1, और ये क्लोरीन किस में पढ़ता है, 17 वाले ग्रुप में, 1 ग्रुप में, 17 ग्रुप में। यानी बात करें लेफ्ट टू राइट की तो लेफ्ट में सोडियम पड़ता है और सबसे राइट में
राइट में क्या पड़ेगा, क्लोरीन। और उससे भी राइट में तो खैर नोबल गैसेस पड़ती हैं, तो नोबल गैसेस की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हाइड्रोजन गैस तक ही हम बात करते हैं 17 तक, क्योंकि नोबल गैसेस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, तो उसमें मेटल ही नहीं है और ना ही वो नॉन मेटल है, ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, तो यहीं तक बात करेंगे। तो ये दे दिया, यानी ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेटल नॉन मेटल चीजें, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही है और मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटती जा रही है। देखिए नॉन मेटल हो गया, इधर साइड था तो मेटल था ये, और जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं नॉन मेटल होता जा रहा है, यानी मेटलॉइक प्रॉपर्टीज तो घटेगा और नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। समझ आ गई। ऐसे ही अब ग्रुप में बात करेंगे, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटलॉइक जो प्रवृत्ति है, मेटलॉइक प्रॉपर्टीज है वो बढ़ेगा और नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज घटेगा। कैसे, जैसे सोडियम कितना था, 11 था, सोडियम से ज़्यादा मेटलॉइक होता है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम कितना है, 19 है, तो क्या देगा 2881, देख रहे हैं ये भी क्या है, मेटल है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे मेटलॉइक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज घटती जाएगी। बात करेंगे इसका बढ़िया एग्जांपल नॉन मेटल की, हेलोजन ग्रुप में ही, जैसे पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा नेगेटिव होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेफ्ट में भी पड़ रहा है यदि आवर्त में बात करेंगे तो, और ग्रुप में भी सबसे लास्ट में पड़ रहा है और सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तब तो बढ़ता है, तो ऊपर वाला कम होगा, ये अधिक होगा, फिर ये अधिक होगा, ये अधिक होगा, मेटलॉइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आयोडीन क्या होगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, मेटलॉइक प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी मेटलॉइक प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो मेटलॉइक इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, देखिए बढ़ रही है। क्यों, देखते हैं ये आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव करता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास हो जाती है, तो ये हो जाता है, हो गया, ठीक है। और फिर नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज घट जाती है, फ्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटल है और आयोडीन कम नॉन मेटल है, तो घट रहा है ना इसकी नॉन मेटलॉइक प्रॉपर्टीज। समझ आ गई। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आवर्त में तो ये बढ़ता है, देख रहे हैं ना, ये एग्जांपल इसी का तो ले लीजिए। सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, और क्लोरीन जब लास्ट में जा रहे हैं तो क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था क्या, अपने आप को क्या बना रहा है, नेगेटिव, देख रहे हैं इधर तो पॉजिटिव था और इधर क्या है, नेगेटिव। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, और विद्युत धनात्मकता, जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, वो क्या हो रही है, घट रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, यानी इधर के पॉजिटिव थे, इधर के पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे नेगेटिव, सबसे ज़्यादा लास्ट में हाइड्रोजन वाले सबसे ज़्यादा नेगेटिव। हाइड्रोजन में भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्लोरीन पड़ेगा, फ्लोरीन ये वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लास्ट में है और सबसे ऊपर है, और ऊपर वाला जो रहता है, ग्रुप की बात करेंगे ऊपर में, तो वो मेटलॉइक उसकी प्रॉपर्टीज घटती है और नीचे जाने पे मेटलॉइक प्रॉपर्टीज बढ़ती है। तो जब घटेगी तो सबसे ज़्यादा यही तो रिएक्ट होगा, नेगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा यही नेगेटिव होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा उतना ही ज़्यादा नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो नॉन मेटल है, ठीक है। अब बात करेंगे बेस प्रकृति की, सब एक ही तरह है। बेस मतलब क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, यानी ऑक्साइड प्रकृति। तो क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय क्या होता है, क्षारीय प्रकृति घटती है, कैसे, क्षारीय भी वही होता है जो पॉजिटिव से रिएक्ट करता है और जो नेगेटिव से, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है, वो सब के सब बेस एलिमेंट कहलाते हैं। तो बेस प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो पहले ही है, और लेफ्ट से यदि राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और नेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि क्षार वाले तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और राइट वाले तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वो लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गई, क्षारीय प्रवृत्ति घट गई। यानी इधर जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्षारीय प्रकृति तो कम हो रही है, लेकिन एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। अम्लीय प्रकृति क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, खुद को नेगेटिव बनाता है, वो वाले एलिमेंट सब एसिडिक होते हैं। जैसे ये सब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाले ये सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। अब देखें तीनों का एक ही तरह कॉम्बिनेशन था, धात्विक अधात्विक, विद्युत ऋणात्मकता, क्षारीय प्रकृति, सब एक ही तरह। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्ट होंगे और कौन से ज्यादा सबसे कम रिएक्ट होंगे। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, पहले तो इसका रासायनिक अभिक्रियाशीलता घटती है फिर बढ़ती है। अब कैसे घटती है फिर बढ़ती है देखते हैं, बात करते हैं। जैसे इधर के सब ग्रुप वाले सोडियम पोटेशियम वाले थे, ऐसे इसमें थे बेरिलियम मैग्नीशियम वाले, इसमें सोडियम पोटेशियम वाले, ये सब तो अच्छे खासे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे लास्ट में भी इधर वाले सब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं के साथ ज्यादा रिएक्ट करते हैं, इन्हीं के साथ। लेकिन बीच वाले सब जो है ना, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कम रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन में भी वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो घटती है फिर बढ़ती है, यानी लास्ट में फिर से ये सब ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, घटेगी, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये ज्यादा क्यों घटता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ता है, यानी धात्विक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। तो धात्विक प्रॉपर्टीज बढ़ेगा तो उसके वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा त्यागेगा तो फिर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम कर पाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे फिर आयनन विभव के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट आयनन विभव क्या होता है, तो आयनन विभव के बारे में बात करते हैं। तो आयनन विभव वो होता है, जब अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बारे में। तो देने और लेने के लिए जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होता है, तो उसको कोई ना कोई एनर्जी लगती होगी उसको इलेक्ट्रॉन को देने में, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, यानी खर्च हुई जो एनर्जी होती है, वही कहलाता है आयनन विभव। क्या सब फिर से समझिए, जैसे 11 है, सोडियम 11 है 281, और इधर क्लोरीन है 287। क्लोरीन को मान लीजिए ये एक दे दिए क्योंकि इसको एक जरूरत है और इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो ये दे दिया है। तो ये जब अपने आप में से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, समझ रहे, एक इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो कुछ भी जब दे रहा है उसको या ये ले रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी तो लगती होगी देने और लेने में। क्यों लगती होगी, क्योंकि ये सब के सब अभी मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर एक फोर्स लगते हैं, ये इसमें प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और जितना ही ज़्यादा ये नज़दीक रहेंगे उनके ही उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स लगेगा, ये सब अट्रैक्ट करेगा तो ये जल्दी देना चाहेगा उसको, नहीं देना चाहेगा, क्योंकि इतना तेज से ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये देगा नहीं। तो जितना ही ज़्यादा ये पास में रहेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी इन सबको हटाने के लिए, छोड़ाने के लिए, इसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन। और जितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को देने में, उसे ही बोलते हैं आयनन विभव। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या आती है कि बढ़ती है, आयनन विभव बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने। कैसे बढ़ती है, अभी मैंने बताया था, पहले हमने बात किया था वो एटॉमिक साइज के बारे में, परमाणविक त्रिज्या के बारे में। तो उसमें भी हमने क्या बताया था कि परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, उसमें कम होती है, बताया था कि वो सिकुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ज़्यादा लगती है, ये पास पास रहते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगती है तो सिकुड़ जाता है। तो यही चीज़ है, अट्रैक्शन इन दोनों के बीच ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पास में तो इतना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जितना ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जितना ही जोर से ये दोनों पकड़े रहेंगे, उतना ही ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी इन दोनों को हटाने के लिए, और वही ज़्यादा जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयनन विभव। तो जब उसमें एटॉमिक साइज घट रही थी, जितना ही एटॉमिक साइज घटेगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहा होगा,
और जब एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमें जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगी, आयनन विभव होगा, उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा देना पड़ रहा है यानी आयनन विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पे घट रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो सेल थे ये बढ़ते जा रहे थे, साइज इनकी बड़ी होती जा रही थी, KLMN ऐसे बड़ी होती जा रही थी। जब साइज बड़ी होती जा रही थी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, और जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इनके बीच एट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो जितना ही ज़्यादा एट्रैक्शन फोर्स कम होगा उतना ही इजीली क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, वो कहेगा ले जाओ हम फ्री हैं, हमको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये आराम से दे देगा। तो इसको एनर्जी देने की कम जरूरत पड़ेगी, यानी एनर्जी देने का मतलब आयनन विभव, तो आयनन विभव की कम जरूरत पड़ी यहाँ पे। समझ में आ गई? और यहाँ पे खूब ज्यादा एक दूसरे से दोनों के दोनों लिपटे हुए हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, रोकने वाला इसको है। ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, प्रोटॉन इसको जाने ही नहीं दे रहा कि नहीं तुम छोड़ के नहीं जाओगे हमें अकेले। तो इतना ही ज्यादा दो लोग को मिलकर छुड़ाना पड़ रहा है, यानी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और वही जो एनर्जी है वही है आयनन विभव। समझ में आ गई? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो यदि ये वीडियो समझ में आई है तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और हाँ, कमेंट करके लोग जरूर बताइए कि अब अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो टॉपिक का वीडियो बना दूँ। थैंक यू।